वंदे मातरम साथियों, मैं रंजीश पाठक स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। विद्यार्थियों, आज का सेशन उन विद्यार्थियों के लिए बेहद लाभदायक है जो बिहार बोर्ड के कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं और जो विद्यार्थी मैथ के विषय में रुचि रखते हैं और जो चाहते हैं कि 2024 के परीक्षा में मैथ के विषय में एक अच्छा स्कोर करें, वो हमारे साथ जुड़कर अपने भी इस विषय में एक अच्छा सा स्कोर करने के लिए अपनी पूरी तैयारी अच्छा कर सकते हैं। विद्यार्थियों, आज के सेशन में हम जानने वाले हैं एक विशेष प्रकार का मेथड जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को बनाने में विशेषता उपयोग किया जाता है। इस मेथड में हम समझने वाले हैं, जैसे इसका नाम है ब्रज गुणन विधि। ब्रज गुणन विधि कौन सा विधि? ब्रज गुणन विधि। एक बात और आपको बता दूं कि जैसे कि ये दो चर वाला जो रैखिक समीकरण युग्म जो चैप्टर है, इस चैप्टर से जितने भी टाइप हैं, जैसे विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ये ब्रजगुणन विधि हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सभी की सभी जो विधियां आप पढ़ रहे हैं, ये सारे के सारे जो है परीक्षा में से इनमें से कहीं ना कहीं एक सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा और एक सवाल परीक्षा में रहता ही है, वो भी लॉन्ग में एक सवाल गारंटी आपसे पूछा जाएगा और इसके लिए आप पूरी तरह प्रिपेयर रहिएगा। ग्राफीय विधि से भी इनका हल किया जाता है। तो इस तरीके से आज हम समझेंगे इसमें ब्रजगुणन विधि को। और ब्रजगुणन विधि में क्या होता है, ये सभी चीज़ों को एक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, उसके बाद चैप्टर को बनाएंगे हम लोग। और एक बात और बता दूं कि इससे पहले जो चैप्टर थे, जो कि आज जो प्रश्नावली हम लोग, ये ब्रजगुणन विधि जो है यह प्रश्नावली 3.5 में है। किसमें है? प्रश्नावली 3.5 में है। और इस 3.5 से पहले के जितने भी चैप्टर्स पढ़ाए गए हैं आपको, आपके अध्याय 1 से लेकर इस अध्याय 3 तक, उसका लिंक आपको यहाँ दिख रहा होगा। आप वहाँ से वो प्लेलिस्ट का लिंक है, उसे टच करके और आप उस पूरे वीडियो को प्रॉपर वे में देख सकते हैं और एक प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं ब्रजगुणन विधि को। किस विधि को समझते हैं? पहले ब्रजगुणन विधि को समझते हैं और इस विधि को समझने के बाद में हम चैप्टर में प्रवेश करेंगे और सभी क्वेश्चन को 1 to 1 करके डायरेक्ट बनाएंगे। आइए, ब्रज गुणन विधि। कौन सी विधि? ब्रज गुणन विधि। जब हमें दो चर वाली ये जो रैखिक समीकरण आपको दिख रहे हैं, इसका युग्म दिया रहे, मतलब यदि हमारे पास दो समीकरण हो, एक समीकरण हो a1x, एक समीकरण हो b1y और c1, दूसरा हो a2x b2y प्लस c2। ये जो आप देख रहे हैं ये दोनों समीकरण हैं, ये दोनों समीकरण हैं। अब हमें क्या करना है, आप विद्यार्थी यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है, ये c2 है। मतलब अगर आपको कहीं दिया रहा है 3x प्लस 4y बराबर 5 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 3y बराबर 4 इज इक्वल टू 0, अगर इस प्रकार की चीज़ें दी हुई हैं, ये समीकरण हो गया रैखिक समीकरण युग्म। अब इस रैखिक समीकरण युग्म को यदि ब्रजगुणन विधि से हमें बनाना है तो इसमें से आपको पता है, आप पहले जानते हैं a1 ये है, a2 ये है, b1 ये है और c1 ये है, a2 ये है, b2 ये है और c2 ये है। ये प्रॉपर आपको पता है, यानी इस जगह पर जो चीज़ आपको दिया गया रहेगा वहीं ये सारी की सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। तो यदि ये सब चीज़ें आपको दी गई हैं और आपको बनाना है ब्रजगुणन विधि से x और y का मान निकालना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे और यहाँ 1 लिखेंगे। 1 क्यों लिखेंगे? क्योंकि एक क्या है? चर है। एक क्या है? एक क्या है? अचर है। और अचर है तो ये कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ पे आएगा, जो कि इसको बाद में मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे, आप समझ सकते हैं। देखिएगा, ये x हमने लिखा, ये a1 a2 b1 b2 c1 c2। हम यहाँ से शुरू करेंगे। कहाँ से? यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ लिखेंगे b1, यहाँ लिखेंगे b1 और यहाँ लिखेंगे b2। अब b1 के बाद क्या है? c1, यहाँ लिखेंगे c1, यहाँ लिखेंगे c2। c1 के बाद क्या है? ये, यहाँ लिखेंगे a1 और यहाँ लिखेंगे a2। फिर इसके बाद क्या है? b1। अब फिर लास्ट वाला यहाँ ला के लिख देना है, b1 और यहाँ b2, यहाँ b2। मुझे उम्मीद है कि आप इतना तक समझ गए होंगे। यहाँ तक समझ गए हैं तो इसके आगे अभी समझते हैं। देखिएगा,
अब ये जो है b1 यहाँ है c2, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। क्या करते हैं हम? क्रॉस गुना, इधर से इधर गुना, इधर से इधर गुना, फिर इधर से इधर गुना, इधर से इधर गुना, यहाँ से यहाँ इसको गुना और फिर इससे इसके गुना। और ये गुना करके हम करेंगे क्या? तो ये गुना करके इस एक्स वाई का वैल्यू निकालने का यहीं से यही मेथड है। अब x है तो यहाँ लिखेंगे हम x बटे ये b1 c2, b1 c2, b1 c2 माइनस b2 c1, b2 c1, क्लियर? बराबर अब ये y वाला y बटे c1 है, यहाँ a2 है, c1 a2। ऐसा नहीं है कि इसको मल्टीप्लाई किए उसके बाद में इसको लिखे, नहीं नहीं, इधर से इधर करके फिर इधर से इधर करके घटाव में करना है। तो c1 a2, c2 a1 माइनस c2 a1 बराबर एक है तो एक लिखेंगे बटा a1 b2, a1 b2 माइनस a2 b1, a2 b1, क्लियर? तो ये हमारे पास ब्रजगुणन विधि का जो मेथड है, ये हमारे पास में, इस मेथड से हमने ये फार्मूला डिराइव कर लिया। क्या कर लिया? ये एक फार्मूला डिराइव कर लिया। और हर बार जब भी सवाल बनाएंगे हम ये पूरे प्रोसेस को करते हुए यहाँ तक आएंगे। आप डायरेक्ट यदि निकालना चाहते हैं इस प्रोसेस को नहीं करके, तो आप इसको याद कर सकते हैं। ये चीज़ यदि आपने याद कर लिया और इस चीज़ को प्रॉपर यदि समझ गए, तो बाकी करने की आपको ज़रूरत, ये करने की ज़रूरत नहीं है। ये करते करते आप बार बार प्रश्नों को बनाते बनाते ये इस चीज़ के लिए आदी हो जाएंगे। अब याद करने का यहाँ पर क्या ट्रिक है वो समझिएगा। ये है x, क्या है? यहाँ है x। अब देखिए यहाँ x है और x में b1 c2 है, यानी x वाला a1 a2 गायब है। यानी जिसका वैल्यू निकालना है, जिसका वैल्यू निकालना है उसके साथ जो चर लगा हुआ है, यानी x के साथ a1 लगा हुआ है, x के साथ यहाँ a2 लगा हुआ है, ये चर इसके गुने वाले भाग में नहीं मिलेगा। b1 c2 है यानी इनसे इनका है। आज जब y निकालना होगा तो इसका इसका, समझ आ रहा है आपको बात? आज जब यहाँ पर एक चर का वैल्यू, अचर का वैल्यू निकालना होगा तो फिर ये दोनों देख सकते हैं a1 a2, इसमें कहीं है इधर c1 नहीं ना, c1 c2। तो इस तरीके से आप दिमाग में रख सकते हैं कि y का निकालना होगा, इसका मतलब y के साथ जो b1 b2 है इसके मल्टीप्लिकेशन में नहीं होगा। क्लियर? तो इस तरीके से अब ये याद करने का हमने आपको तरीका बता दिया। ये हो गया मेथड, एक ब्रजगुणन विधि का मेथड हो गया। अब आप इसे नोट कर सकते हैं और हम सीधे आपको लेके चलेंगे कहाँ? इस चैप्टर के क्वेश्चन में, और वहीं से सवालों को बनाते हुए और देखते हुए चलेंगे हम कि ब्रजगुणन, ये जो मेथड आपने अभी देखा है इसको सवाल पे इम्प्लीमेंट करेंगे चैप्टर के सवाल पे। ठीक है, वहीं से। तो मैं बोर्ड को साफ करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आपके पास आपका अपना बुक होगा, ये वाला बुक, और रखिएगा जरूर अपने पास में, चूंकि इनके सवालों को बनाते हुए ये किताब आपके पास होने जरूरी है। आप प्रश्नों का एड्रेस जान पाएंगे कि सवाल कहाँ से, किस चैप्टर से कैसे लिया जा रहा है। हम चलते हैं प्रश्नावली 3.5 में। कहाँ? प्रश्नावली 3.5 में। और इसी चैप्टर के सारे प्रश्नों को करेंगे हम, और एक अच्छे वे में करेंगे और समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 में जो कि आपके स्क्रीन पर मैं क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं, जरा देखिएगा। लिखा हुआ है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसी एक का अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे ब्रजगुणन विधि से हल कीजिए। यानी जो नीचे दिए गए ये 4 आपको दिख रहा है, 1 नंबर सवाल में 1 2 3 4 जो आपको इक्वेशंस दिख रहे हैं, ये इक्वेशन का पेयर दिख रहा है। इनमें बताया जा रहा है कि किसी का या तो अद्वितीय हल है, या किसी का अनेकों हल, मतलब कि बहुत सारे हल हैं, और किसी का कोई हल नहीं है। तो कौन सा है जिसकी ये स्थिति बन रही है? यदि अद्वितीय हल है, मतलब कि जिसका एक ही हल होगा, जिसका एक ही हल होगा, उस स्थिति में हमें बताना है किस विधि से? इस ब्रजगुणन विधि से, जो हमने आपको अभी बताया है, उस ब्रजगुणन विधि से उसका हल करना है। ओके, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर सवाल अभी बोर्ड पे लिख रहे हैं और उसे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 लिखा हुआ है, x - 3y बराबर
एक्स वाई माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। उसके बाद दिया है 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये दो समीकरण हमारे पास क्वेश्चन में दिए हुए हैं। ये दो समीकरण, इसके हल के तरफ हम चलते हैं। ठीक है, अभी इसके हल के तरफ चलते हैं। क्या है कि इन दोनों समीकरणों में, अच्छा ये सवाल बनाने से पहले एक चीज़ मैं आपको याद दिला दूं, या फिर आप शुरू के चैप्टर में यानी 3.2 में जाके उस चीज़ को समझ सकते हैं। 3 कंडीशन हमने बताई थी। जब यहाँ से यहाँ पर a1 a2 b1 b2 और c1 c2 रहता है, तो हमने बताया था यदि a1 बटा a2 का कंडीशन हो, क्या हो, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। यदि ये तीनों के तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, ये तीनों के तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, तो हल अद्वितीय होगा। कैसा हल होगा? अद्वितीय, मतलब कि एक ही हल होगा। यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं होगा, इसका मतलब है कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। माने ग्राफीय विधि पर रेखाएं समानांतर चली जाएंगी, एक दूसरे को ना कहीं काटेंगी या ना ही उसका हल होगा। उसके बाद यदि तीनों बराबर हो जाएं, a1 a2 b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 अगर हो, तो इस स्थिति में अनंत हल होते हैं। कितने हल होते हैं? अनेकों हल होते हैं। इतने समझ में? ये 3 कंडीशंस हैं। तो आपको कहा गया है यदि ये कंडीशन फॉलो होता हो, कौन सा कंडीशन? ये कंडीशन फॉलो होता हो, तब उसका क्या करना है हमें। और जब अद्वितीय हल बताए आपको, तब उसका आपको किस विधि से? ब्रजगुणन विधि से हल निकाल के बताना है। किस विधि से बताना है? ब्रजगुणन विधि से हल निकाल के बताना है। तो चलिए हम करते हैं जरा और बताते हैं ब्रजगुणन विधि से उसका हल, जब अद्वितीय हल की स्थिति हो। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब ये चीज़ चूंकि हमने आपको पहले पढ़ा दिया है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप ये पढ़ के आए होंगे पहले से, तो आप इन सब चीज़ों की समझ आपके अंदर होगी, तब इस चीज़ को आप कर रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ देखते हैं, यहाँ विद्यार्थियों दिया गया है a1 के स्थान पर क्या दिया गया है? 1। b1 के स्थान पर क्या है? -3। c1 के स्थान पर क्या है? -3। a2 के स्थान पर क्या है? 3। b2 के स्थान पर क्या है? -9 और c2 के स्थान पर क्या है? -2। ठीक है, यानी जब हम इसका क्या करेंगे, अब ये रेशियो निकालेंगे, a1 बटा a2 1/3, b1 बटा b2 -3 बटे -9 यानी 1/3 और c1 बटा c2 यानी -3/-2 मतलब 3/2। क्लियर? अब देखिए इन यहाँ हमें देखने को मिल रहा है ये 1/3 बराबर इस 1/3 के, जो कि बराबर नहीं है 3/2 के, है कि नहीं। अब 1/3 किसके लिए था? a1 बटा a2 के लिए। ये 1/3 किसके लिए है? b1 बटा b2 के लिए। और ये किसके लिए है? c1 बटा c2 के लिए। अब देखिएगा जरा, ये बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं। तो इस स्थिति में क्या है, कैसा होगा? कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। आप इसे नोट नहीं करेंगे, ये हमने समझाने के लिए दिया है। किस लिए दिया था? समझाने के लिए। कोई हल नहीं होगा किसके, कब, किस कंडीशन में? इस कंडीशन में। यही कंडीशन हमें यहाँ मिला है, तो इस कंडीशन में कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा तो इसको ब्रजगुणन विधि से बनाना ही नहीं है। तो उम्मीद है आप 1 का 1 नंबर सवाल समझ गए होंगे। अब आप इसे नोट करिए, हम आपको क्या लेके चलते हैं, आगे लेके चलते हैं दूसरे इसके अगले सवाल पर। अब आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ये 2 नंबर सवाल जो हमने बोर्ड पर यहाँ लिखा है। इस सवाल को हल करते हैं हम जरा। हल, इसको हम लिखेंगे 2x, चूंकि इधर है तो इसको इधर लाते हैं, प्लस y, 5 इधर है तो इधर आके -5 बराबर 0। ये 3x प्लस 2y, 8 इधर आएगा, 8 इधर तो -8 बराबर 0। क्लियर? अब यहाँ से हम लिखते हैं a1 a2, इसमें से क्या मान निकालते हैं? a1 a2।
a1 का मान 2 यहाँ पर, b1 का मान y के साथ एक कोफिशिएंट में है और c1 का मान -5, a2 का मान 3, b2 का मान 2 और c2 का मान -8। क्लियर? a1 a2 b1 b2 मिल गया। अब हम करते हैं a1 बटा a2 2/3, b1 बटा b2 1/2, c1 बटा c2 -5/8 -8 बराबर 5/8। तो इस तरीके से आप देखिएगा जरा, यहाँ 2/3 बराबर 1/2 बराबर 5/8। अगर इसे करते हैं तो इसका मतलब इसमें कोई किसी के बराबर नहीं है। जब कोई किसी के बराबर नहीं है इसका मतलब है अतः दिया गया समीकरण, दिए गए समीकरण युग्म, दिया गया समीकरण युग्म का हल अद्वितीय होगा। कैसा होगा? अद्वितीय होगा। और आपके सवाल में यही कह रहा है कि यदि स्थिति ऐसी हो कि हल अद्वितीय हो तब ब्रजगुणन विधि से क्या निकालना है? उसका हल निकालना है। तब ब्रजगुणन विधि से क्या निकालना है? हल निकालना है। तो आइए अब हम चलते हैं ब्रजगुणन विधि से। ब्रजगुणन विधि से, ब्रजगुणन विधि में हमने आपको अभी बताया है, यहाँ x लिखना है, यहाँ y लिखना है और यहाँ 1 लिखना है। ठीक। अब a1 a2 b1 b2 c1 c2 x वाला है, तो x वाला के कोफिशिएंट में a1 a2 है, इसको छोड़ देना है, यहाँ से चलना है। b1 b2 c1 c2 a1 a2 और फिर यहाँ पर वापस b1 b2। अब जरा ध्यान से देखिएगा इस b1 b2 का मान, b1 का मान 1 है, b2 का मान 2 है, b1 का मान 1 है और b2 का मान 2 है, c1 का मान -5 है और c2 का मान -8 है ना, -8। a1 का मान 2 है, a2 का मान 3 है और a2 का मान 3 है। फिर b1 b2 1 2। क्लियर? अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये सब मान हमने लिखा है। अब यदि यहाँ पर b1 ना लिखा हो, क्या ना लिखा हो? b1 ना लिखा हो तो ये b1 का ही मान है, b2 ना लिखें तो ये b2 का ही मान है, c2 ना लिखें तो ये c2 का ही मान है, c1 ना लिखें तो c1 का मान है। इन सब चीज़ों को अगर मिटा दिया जाए फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों का ये क्या है? मान है। तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं? b1 b2 के जगह पर ये सब चीज़ें लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं इन सब चीज़ों को? -8। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जैसा कि हमने ब्रजगुणन विधि के समय सीखा है ना? ये हम कर लेंगे, ठीक है। और इसे करने के समय में उसके बाद हम क्या करते हैं? x लिखते हैं। क्या लिखते हैं? x बटे में, और ऐसे गुना करके पहले लिखते हैं और इस तरीके से गुना करके बाद में लिखते हैं। तो 1 से -8 में गुना होगा -8, 2 से 5 में गुना होगा माइनस करके, 2 से 5 में गुना होगा 10 और 5 के पहले माइनस है तो -10 कोठे में बराबर। फिर इधर से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 तिहाई 15, ये ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तब 5 दूनी ये 8 दूना कितना हो जाएगा? -16। क्लियर? और चूंकि -5 और 3 में तो -15 और माइनस तो देना ही है, घटाना है तो, और -8 में 2 से गुना किए तो -16 बराबर। ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 1/4, फिर ऐसे करके यहाँ पर -3। ठीक है? ये है x बटा ये -8 और माइनस माइनस प्लस होकर 10 हो जाएगा, -8 प्लस 10। ये है y, यहाँ पर y होगा, यहाँ क्या होगा? y होगा, y बटा -15 और ये माइनस माइनस प्लस 16 बराबर। ये है 1 और 4 में से 3 गया, यहाँ 1। अब हमें चाहिए x और y का मान, तो हम क्या करते हैं? एक बार x के बराबर इसे करते हैं, एक बार y के बराबर करते हैं, क्योंकि दोनों के बराबर ये है। तो यहाँ लिखते हैं हम
एक्स बटे -8 प्लस, यहाँ पर इसको घटा के लिख देते हैं डायरेक्ट, -8 और 10 को घटाएंगे तो क्या कितना आंसर होगा 2, 1/2, ये x/2 हो गया। और किसके बराबर करना है 1/1 को 1 लिख सकते हैं, तो इसलिए हमें x की वैल्यू क्या मिल गई 2 मिली। अब इस y को इसको यहाँ लिखते हैं y बटे -15 16 कितना हो जाएगा 1 बराबर 1, तो इसलिए y का मान 1, मतलब हमें x और y दोनों का मान मिल गया। x का मान 2 और y का मान 2 और y का मान कितना मिला हमें 1 मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ब्रजगुणन विधि को देखा कि अगर क्वेश्चन में दिया रहे, समीकरण दिया रहे, तो समीकरण में कैसे ब्रजगुणन विधि का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, आपने ये देखा समझा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के 3 नंबर सवाल की तरफ। किसके तरफ, आप इसका तक इसे नोट कर लीजिए। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, एक का क्वेश्चन नंबर 3, उसका आप देख रहे हैं अभी जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इसके पहले हमने जो क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 1 का 2, उसमें जिस तरह से हमने जांच किया है कि इस समीकरण युग्म का कैसा हल होगा, तो उसी तरीके से आपको जांच कर लेना है। इस समीकरण का जो हल होगा वह अनंत होगा। कितने होंगे इसके हल, अनंत होंगे, और अनंत होंगे तो इसलिए इसका ब्रजगुणन विधि से हल नहीं करना है सवाल के मुताबिक। ठीक है, तो हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है क्या कि x - 3y - 7, x - 3y - 7, x - 3y - 7 = 0। उसके बाद दिया गया है 3x - 3y - 15, 3x - 3y - 15 = 0। ये दो समीकरण हमारे पास दिए गए हैं और इसके हमें हल करने हैं और पता करना है कि इसका समीकरण कैसा होगा। अब इसका समीकरण कैसा होगा देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है a1 कितना है, x के साथ कुछ नहीं है तो कोएफिशिएंट में 1 है, b1 कितना है, y के साथ कोएफिशिएंट में -3 है, और c1 -7 है। क्या है -7 है। फिर a2 x के साथ कोएफिशिएंट में क्या है 3 है, b2 x के साथ कोएफिशिएंट में क्या है -3 है, c2 क्या है -15 है। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें मिल गई। अब हम देखते हैं a1 बटा a2 1/3, b1 बटा b2 -3 बटे -3 = 1, c1 बटा c2 -7 बटे -15 बराबर 7 बटे 15, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देखिएगा जरा, यहाँ पर 1/3 बराबर 1 बराबर 7/15, क्या संभव है, नहीं संभव है। इसका मतलब ये सब बराबर नहीं है। और जब ये स्थिति रहती है तो अतः समीकरण कैसा होगा, समीकरण का हल, अतः समीकरण युग्म का हल अद्वितीय होगा। कैसा होगा, अद्वितीय होगा। क्लियर, ऐसे समीकरण युग्म का हल कैसा होगा, अद्वितीय होगा। और जब अद्वितीय होगा तो हमने बाउंडेशन दिया गया है कि आपको इसे ब्रजगुणन विधि से करना है। किस विधि से करना है, ब्रजगुणन विधि से करना है। तो आइए हम करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं x, यहाँ पर y और यहाँ पर 1। तो अभी ये जो हमने किया है ना, ये जो जांचा है, इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 को जांचेंगे, उसका अनंत हल आएगा। आप जांच के देखिएगा, हमने किया है इसलिए, और वो आपको छोड़ रहे हैं, आप खुद बनाइएगा। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर ब्रजगुणन विधि चूंकि अद्वितीय हल होगा तो इसलिए ब्रजगुणन विधि से हल करना है। अब हमें a1 यहाँ पर x है तो x के साथ a1 a2 का कोफिशिएंट में, तो वो नहीं लेना है शुरू में, क्या लेना है, b1 से चलना है। तो b1 कितना है -3 और b2 कितना है -3। फिर c1 कितना है -7, c2 कितना है -15। अब आएंगे a1 पर, a1 कितना है 1, a2 कितना है 3, अब फिर ये b1 b2 -3 ठीक है। अब इस तरीके से चीज़ों को लिखकर हमने क्या करना है कि इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यहाँ पर हम आगे चलेंगे x बटे,
ऐसे ऐसे गुना करके पहले लिखेंगे तो 15 तिया 45, लेकिन माइनस माइनस तो माइनस माइनस प्लस 45 हो जाएगा, माइनस 3 से 7 में 3 सत्ते 21, और क्या है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बराबर y बटे 7 तेरे 21, लेकिन किस चीज़ में, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस 21, 15 एकम 15 माइनस माइनस 15 बराबर 1 बटे, यहाँ गुना करेंगे तो 1 तिहाई 3, लेकिन माइनस है 3 में तो माइनस 3 तिहाई 9 माइनस माइनस 9। ठीक है, अब इसको हम एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं, लिख लेते हैं x बटे 45 में से 21 जाएगा, आएगा 24, कितना आएगा 24। यहाँ पर है y, तो y बटा ये 21 है, ये 15 है, प्लस में चला जाएगा, यहाँ माइनस 6 आएगा, इसका कैलकुलेशन करिएगा तो माइनस 6 आएगा, और ये 1 बटा ये माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, 3 है तो क्या आएगा यहाँ पर, सॉरी प्लस 9 हो जाएगा, और 3 और माइनस 3 है तो प्लस 9 और माइनस 3 6, क्या हो जाएगा 6। अब हम क्या करते हैं, दोनों को एक एक करके बराबर कर लेते हैं, x बटे 24 बराबर 1 बटा 6, और y बटे माइनस 6 बराबर 1 बटा 6। क्लियर, अब 6 से 24, 4 मतलब है, अब 4 फिर इधर 1 में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए x इज इक्वल टू 4, इधर 6 से 6 के अंदर माइनस 1 1 में जाके मल्टीप्लाई होगा तो y का मान क्या हो जाएगा हमें -1। तो x और y का मान हमें क्या प्राप्त हो गया, x और y का मान हमें प्राप्त हो गया, है कि नहीं। अब आप इसे जांच भी सकते हैं, आप इसे क्या कर सकते हैं, जांच भी सकते हैं। x का मान रखते हैं 4 और y का मान रखते हैं -1, तो -1 में -3 से गुना करेंगे प्लस 3 हो जाएगा, 4 3 7, और ये 7 जब 7 में से 7 जाएगा क्या हो जाएगा 0। क्लियर, इस तरीके से आप इसमें भी रख के जांच सकते हैं। ओके, तो ये ब्रजगुणन विधि हो गया, और ये पहले इसका जांच है कि अद्वितीय हल है कि नहीं है। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 1 के चारों सवालों को आपने समझा होगा और देखा होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अब आइए अब देखते हैं सवाल नंबर 2 का एक। सवाल नंबर 2 का जो सवाल सब है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ी सी समझने वाली चीज़ है। आइए करते हैं। पहला नंबर सवाल है कि a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, जरा देखते हैं। तो समीकरण क्या दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 1 में। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 का हम हल करेंगे तो हमें समीकरण क्या दिया गया है, समीकरण दिया गया है एक है 2x प्लस 3y बराबर 7। इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3y, 7 को उठा के लाएंगे तो -7 करेंगे, चूँकि 7 इधर प्लस में है, ये समीकरण 1। अगला दे रहा है कि a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई बराबर 3a प्लस b माइनस 2, ये दे रहा है। ठीक है, अब इसको भी हम लिख सकते हैं a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई। इस पूरा पोर्शन को अगर इधर लेके आते हैं तो कोष्ठ में लिख देंगे 3a प्लस b माइनस 2 बराबर 0। ये हमारे पास समीकरण उपलब्ध हो गए, यह समीकरण नंबर 2 हो गया। क्लियर, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम जो है समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखते हुए समझते हुए a1 a2 b1 b2 इन सब का मान लिख देते हैं। यहाँ पर a1 क्या है 2 है, यहाँ b1 क्या है 3 है, और यहाँ c1 क्या है 7 है। यहाँ a2 क्या है 2 है, यहाँ b2 क्या है 3 है, और यहाँ c2 क्या है 0 है। क्या है c2, अच्छा 7, हाँ ये 7 माइनस में ना है तो माइनस में 7 हो जाएगा, क्या माइनस में 7 होगा। यहाँ पर c2 0 नहीं होगा, माइनस में ये सब होगा, -3a प्लस b माइनस 2। ठीक है, यहाँ है c2, ये है c1, ये है a1 b1 और ये है a2 b2। क्लियर, तो हमने ये नोट कर लिया। अब हमने सीखा है पहले से ही, और आज भी हमने आपको बताया है कि जो आपसे सवाल में कह रहा है तो उसी को लिखते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल होने के शर्त। अब शर्त क्या है अपरिमित रूप से अनेक होने का, तो a1 बटा a2 बराबर
B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। ये अपरिमित रूप से अनेक हल होने का शर्त होता है। अब इसी शर्त पर हम क्या करेंगे कि इस सवाल को, इन सभी मानों को इसी शर्त पर बैठाएंगे। तो A1 बटा A2 यानी 2 बटा 2, 2 बटा 2 बराबर B1 बटा B2 यानी 3 बटा, अच्छा यहाँ पर हमने A1 B1 का मान ही गड़बड़ लिख दिया है, इसके लिए सॉरी। आप यहाँ पर फिर से एक बार सुधार लेंगे। यहाँ पर देखिए ये A2 जो है यहाँ है, A2 यहाँ है, A माइनस B है, ये B2 यहाँ है, A प्लस B है, A प्लस B है। ये थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी और इसके लिए सॉरी, और आप ये देख लेंगे। चलिए, तो A2 लिखा गया है, A1 माइनस, ये यहाँ पर दिया गया है A1 माइनस A माइनस B क्या है, A2 है, A प्लस B क्या है, B2 है, और C2 हमने यहाँ से लिख दिया है। क्लियर। अब देखिए, अब A1 बटा A2, A1 बटा A2, तो A1 क्या दिया गया है, 2 है, और A2 क्या है, A माइनस B है, A माइनस B है। B1 क्या है, 3 है, अब B2 क्या है, A प्लस B है, 3 बाई A प्लस B बराबर C1 क्या है, -7, और C2 क्या है, -3A प्लस B माइनस 2, ये है। क्लियर। अब जो समीकरण दिया गया है, एक बार इसका इससे बराबरी करेंगे और एक बार इसका इससे बराबरी करेंगे, यानी तीनों बराबर ही है। तो हम क्या करेंगे, दो समीकरण चूंकि हमें प्राप्त करने हैं, तो 2 बटा A माइनस B बराबर 3 बटा A प्लस B इज इक्वल टू, अच्छा इन दोनों का भी आपस में किसी का किसी से बराबर कर देंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस कांस्टेंट वाले से सबको बराबर करते हैं। तो यहाँ -7 बटे -3A प्लस B माइनस 2, क्लियर, बराबर। अब इसका, अब ये तो एक हो गया, दूसरा है क्या, 3 बटा A प्लस B, अब इसी से बराबर कर देंगे। -7 बटा, अच्छा -7 है ना, ध्यान दीजिए यहाँ माइनस माइनस कैंसिल भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल भी हो जाएगा, 3A प्लस B माइनस 2 यहाँ कैंसिल भी हो जाएगा। क्लियर। अब दोनों को पैरेलल हम क्या करके दो इक्वेशन यहाँ से निकाल सकते हैं। ये 2 है, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से इधर ले जाते हैं और इसको इधर लाते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 2 3 जा 6A, 2 से B में 2B, और 2 से 2 में -4 बराबर 7 से A में 7A, 7 से B में -7B। क्यों माइनस, क्योंकि B के पहले माइनस है। क्लियर। अब देखिएगा जरा, अब 6A है, ये 7A है, इसको उठा के इधर लाएंगे, इसको उठा के, या फिर इन पोर्शंस को उठा के अगर इधर कहीं से कहीं किसी को ले जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी को अगर पूरा को उठा के लेके जाते हैं, हम लिखते हैं 7A, क्या लिखते हैं, 7A माइनस 6A, फिर -7B, और ये 2 आएगा तो -2B, ये +4 बराबर 0, बराबर 0, कुछ नहीं बचेगा। चूंकि सब हमने एक ही जगह, एक ही साइड कर दिया है, तो एक जगह तो 0 बनना ही बनना है। तो यहाँ पर देखिए 7A में से 6A जाएगा, A बचेगा, -7 और -2, और दोनों B है तो -9B, -9B + 4 बराबर 0। यह हमें एक इक्वेशन मिल गया, इसको लिख सकते हैं -9B बराबर -4, इक्वेशन नंबर हमें 3 मिला। कौन मिला, 1 और 2 यहाँ पर है। अब इसी तरह पैरेलल इसको भी हम क्या करेंगे, बनाएंगे। ये दिया है, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इससे, तो 3 तिहाई 9A प्लस 3B, 9A प्लस 3B, और 3 दूना -6 बराबर 7A प्लस 7B। क्लियर। अब 7A प्लस 7B हो गया, 9A है, उठा के ले आएंगे, 9A माइनस 7A, 3B है प्लस -7B, आप माइनस है तो -6 बराबर 0, क्या हो जाएगा, 0। जरा देखिएगा, 9 में से 7 जाएगा 2A, ये 3B, ये तो -4B, और -6 बराबर 0। ये क्या हो गया, 2A -4B बराबर 6, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब इन्हीं दोनों समीकरणों से हम क्या करेंगे, हल करके
ए और बी का मान निकाल लेंगे। आप प्रतिस्थापन विधि से करिए, विलोपन विधि से करिए, या फिर ब्रज गुणन विधि से करिए, इसको भी आप कर सकते हैं और आराम से बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर विलोपन विधि का इस्तेमाल करते हैं। समीकरण 1 में यदि 2 से गुना कर दें तो ये 2a हो जाएगा, और यहाँ ऑलरेडी 2a है, तो समीकरण 1 में 2 से गुना करते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 गुने 2 माइनस समीकरण 1 नहीं, ये 3 ना है समीकरण 3 में 2 से गुना करेंगे, समीकरण 4 को घटा लेंगे। समीकरण 3 में 2 से गुना करते हैं, 2a माइनस 18b बराबर -8। और समीकरण 4 घटाएंगे एज इट इज लिख के, 2a माइनस 4b बराबर 6। घटाने पर साइन चेंज हो जाता है, आपको ऑलरेडी पिछले क्लास में बता दिया गया, ये कैंसिल हो जाएगा। 18 और ये 4 प्लस तो क्या हो जाएगा 14b, 8 और 6 14, दोनों माइनस में माइनस माइनस कैंसिल, इसलिए b बराबर 1। 14 से 14 भी कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। तो b का मान हमें क्या प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। अब पूरा मिटाएंगे, उससे बने यहीं बना देते हैं। लिखेंगे b का मान, किसका मान, b का मान किसी समीकरण में रख सकते हैं, समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर b का मान, तो ये a है -9, और b का मान कितना आया है 1 बराबर, ये क्या है -4 है, तो a बराबर 9, इधर जाके -4 प्लस 9, तो a बराबर 5। यानी a का मान 5 और b का मान 1 आ गया। a का मान 5 और b का मान 1, यहाँ रख के देखिए जरा, a का मान 5 और b का मान 1, 4x हो जाएगा, ये 2x है, तो यहाँ 2 यहाँ 4, ठीक है, यहाँ 2 यहाँ 4, अगर 2 और 4 करते, यहाँ पर अगर 2 और 4 करें, समझिए क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कंडीशन अप्लाई हो रहा है कि नहीं a और b का मान यहाँ रखने पर, a माइनस b, तो a 5 है, b 1 है, तो a 5 में से 1 गया 4, ये b1 है, क्या है a2 है, और ये, तो यहाँ पर a माइनस b करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। यहाँ a प्लस b करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। यहाँ 3 5 15, सॉरी a का मान क्या है 5 है, 3 5 15, और b यहाँ पर 15 1 16 माइनस 2 क्या हो जाएगा 14, -14, तो सबका मान 1/2 1/2 1/2 होगा। यानी यह कंडीशन अप्लाई होता है, और यह a और b उसका मान क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो इसलिए a और b का मान आपके सामने क्या निकल के आ गया, इस तरीके से निकल के गया। उम्मीद है आपको यह समझ में आ रहा होगा। अब आप इस सवाल का क्या कर दिए, पूरा एकदम स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर जो सवाल है ये देखते हैं। कहता है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा यानी रेखाएं समानांतर होगी, रेखाएं समानांतर होगी। उसके लिए क्या कंडीशन है ये बात आप ऑलरेडी जानते हैं। तो समीकरण हमारे पास दिया गया है, उन समीकरणों को हम लिख लेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर बता देते हैं, एड्रेस क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा हम बना रहे हैं, और इसका हल जब करेंगे तो आप देखिएगा जरा इसका हल। सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में दिया है कि 3x + y = 1, 3x + y = 1। उसके बाद देता है कि 2k - 1x, 2k - 1x, जो अभी अभी सवाल हमने बनाया है एज इट इज सवाल उसी तरीके से बनेगा। प्लस है k - 1 y बराबर 2k + 1, 2k + 1। क्लियर। ये 2 समीकरण है। इस समीकरण को इन लोगों को ये जो समीकरण दिए गए हैं इन्हें हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सुधार भी लिख सकते हैं। यानी जो 1 है इसको इधर भी आप ला सकते हैं कि नहीं। तो हम नया समीकरण क्या प्राप्त करेंगे, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अब थोड़ा सा दिमाग को ब्रॉड करना है। क्या करना है, ब्रॉड करना है। तो सोचने की क्षमता थोड़ी बढ़ानी है, विजुअलाइजेशन थोड़ी बढ़ानी है, और देखना है कि ये कैसे हो रहा है। देखिएगा ये समीकरण 1 समीकरण 2 है। समीकरण 1 में a1 का मान क्या दिया हुआ है 3, b1 का मान क्या दिया हुआ है 1, और c1 का मान क्या दिया है। यदि 1 इधर लेके आते तो ये -1 होता कि नहीं, -1 होता। फिर a2 का मान क्या दिया गया है 2k - 1, यहाँ पर है ना a2,
यहाँ पर B2, यहाँ पर क्या है C2। लेकिन C2 जब इधर रहता तो ये C2 होता, यानी ये पूरा का पूरा पोर्शन अभी पॉजिटिव है, और जब इधर रहता तो पूरा का पूरा पोर्शन क्या रहता, निगेटिव रहता, माइनस में रहता। तो B2 का मान कितना दिया हुआ है, K-1, और C2 का मान क्या दिया हुआ है, इसको इधर लेके आएंगे तो -2K+1, यही इसकी वैल्यू है, क्या हो गई C2 की। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि हमें पता है जो आपका कंडीशन क्या कह रहा है कि रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं हो। तो लिखना है कि हम जानते हैं, चाहे हम जानते नहीं हैं, लिखेंगे कि रैखिक समीकरण युग्म के रैखिक समीकरण युग्म के कोई भी हल ना होने की शर्त। क्या लिखेंगे, रैखिक समीकरण युग्म के कोई भी हल ना होने की शर्त क्या होती है, A1/A2 बराबर B1/B2 = C1/C2। ठीक है, ये शर्त होती है। इसी शर्त पर हम क्या करेंगे कि इन सवाल में से इम्प्लीमेंट कर देंगे, यानी A1/A2। अब चूंकि ये बराबर नहीं है तो इस पोर्शन को रखना ही जरूरी नहीं है हमें, तो हम लिखते हैं यहाँ पर A1/A2 बराबर B1/B2। इसी पोर्शन की हमें क्या है ज़रूरत है। A1 का मान क्या दिया हुआ है 3, A2 का मान क्या दिया हुआ है 2K-1, B1 का मान कितना दिया हुआ है 1, और B2 का मान दिया हुआ है K-1। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, K से 3 में 3K और -1 से -3 बराबर, इसको इधर 1 में करेंगे तो जैसा है वैसा रह जाएगा। अब इस 2K को इधर लेके आएंगे, 3 को इधर लेके जाएंगे, 2K इधर आएगा तो 3K, 2K प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, इधर 3 प्लस में है तो इधर आके, इधर माइनस में है तो इधर प्लस में। अब 3K में से 2K जाएगा, K बचेगा, और ये 3 है और -1 और 3 क्या बचेगा 2, यानी K का वैल्यू हमें क्या मिल गया 2 मिल गया। यानी जो सवाल, यानी इस कंडीशन के लिए हमें K का वैल्यू कितना चाहिए 2 चाहिए, ताकि यहाँ पर रखेंगे तो जो दोनों समीकरण होगा, इन दोनों समीकरण जो हल की प्रकृति होगी वह कैसी होगी, ये एक भी हल नहीं होगा उनका। कैसा होगा, एक भी हल नहीं होगा, यानी समीकरण का जो रैखिक निरूपण होगा वो क्या होगा, कैसा होगा, समानांतर होगा। कैसा होगा, समानांतर होगा। ये पिछले चैप्टर में हमने इसको पूरा बनाया था। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो आइए अभी क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं ब्रजगुणन दोनों विधियों से बनाना है। ठीक है, इन दोनों विधि से का हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं, कौन सी विधि को आप अधिक अच्छा मानते हैं, यह आपके ऊपर है, ये कौन सा किस विधि से आप तुरंत बना पा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो ब्रजगुणन विधि बहुत आसान है। क्या है, ब्रजगुणन विधि बहुत आसान है, थोड़े ही समय में हो जाता है। प्रतिस्थापन विधि में से एक में से मान निकाल के दूसरे में, और फिर जब एक का मान निकल के आए तो उसको निकाल के फिर दूसरे तीसरे में डालिए, तब जाके एक रिजल्ट निकल के आता है। थोड़ा कैलकुलेशन वहाँ होता है, लेकिन यहाँ पर कोई कैलकुलेशन नहीं है। आप A1 B1 को पहचानते हैं तो लिखना भी नहीं है, डायरेक्ट लिख के आप बना सकते हैं। आइए तो क्वेश्चन नंबर 3, तो मुझे उम्मीद है कि आपने प्रतिस्थापन विधि से भी और ब्रजगुणन विधि से भी, इन दोनों विधियों से इस सवाल को कर लेना है। ये सवाल आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, इसे आप करिए। यदि आप नहीं कर पाते हैं तो इस समय स्क्रीन पे एक नंबर दिया जा रहा होगा, व्हाट्सअप नंबर, आप उस नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को लिख के भेज सकते हैं। हम उसका प्रॉपर एक नोट्स बनाकर आपको भेजेंगे ताकि आप उसे अच्छे से बना के समझ पाएँ। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का 1 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण नो के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो, यानी उनका हल बने, यानी या तो अनंत हल हो जाए या फिर उसके हल क्या हो, अद्वितीय हो। तो उसका अस्तित्व यदि हो तो उसको बीजगणितीय विधि से ज्ञात करिए। अब बीजगणितीय विधि में जितनी विधियां आप पढ़ रहे हैं, ये सारी की सारी विधियां क्या है, बीजगणितीय विधि है। कैसी विधि है, बीजगणितीय विधि है। आप इन विधियों से उसे बना सकते हैं। अब आपका मन आप ब्रजगुणन विधि से बनाइए, आपका मन आप प्रतिस्थापन विधि से बनाइए, आपका मन आप ग्राफीय विधि से बनाइए, आपका मन आप विलोपन विधि से बनाइए। आप किन्हीं विधि से बना सकते हैं, इसमें बीजगणितीय विधि कहा गया है और उसी से बनाना है। तो चलिए 4 का 1, क्वेश्चन नंबर 4
का 1। हम इन चारों के चारों प्रश्नों का समीकरण तैयार करेंगे। क्या तैयार करेंगे? समीकरण तैयार करेंगे, ताकि आपका लंबा समय नहीं जाए और समीकरणों का हल आपको खुद करना है। आपको क्या करना है? खुद करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 के 1 में कह रहा है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। मतलब एक छात्रावास है जिसमें महीने में कुछ खर्च होता है, उसका कुछ भाग जो है वह नियत है, तथा शेष भाग इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है, जो एक विद्यार्थी ए है यदि 20 दिन भोजन करता है तो उसे 1000 रुपये छात्रावास के व्यय में अदा करना पड़ता है, तो उसे 1000 रुपये देना पड़ता है। ठीक है। जबकि एक छात्र मतलब एक और विद्यार्थी है जो बी है, वह 26 दिन भोजन करता है। कितने दिन? तो उसे छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये देने पड़ते हैं। तो बताना है कि नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य क्या है। मतलब एक दिन का मतलब कुछ दिनों का तय है कि इतने दिन के लिए आपको इतना ही देना होगा, उसके बाद जितने दिन खाइएगा उसका पैसा अलग अलग देना होगा। और यही बताना है कि नियत क्या था और प्रतिदिन का भोजन का पैसा कितना था, रुपया कितना था, ये मूल्य बताना है आपको। तो हम पहले मान जो निकालना है वही मानना जाएगा। तो क्या है? नियत व्यय, माना कि नियत व्यय 100 रुपया और प्रतिदिन भोजन पर व्यय, प्रतिदिन भोजन पर व्यय कितना है? 22 रुपया। ये हमने मान लिया। अब जो विद्यार्थी कह रहा है, लिखेंगे प्रश्न से केस फर्स्ट। विद्यार्थी ए के लिए कह रहा है, केस फर्स्ट में विद्यार्थी ए के लिए क्या कह रहा है कि बच्चा जो है 20 दिन खाता है। कितना दिन खा रहा है? 20 दिन भोजन कर रहा है, उसे 1000 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो उस 20 दिन में 100 रुपया तो नियत है, 100 रुपया नियत है, और बाकी जितने दिन उसने खाया है, तो इस 100 रुपये के अलावा जो बाकी दिन उसने खाया है ये वाई रुपये के हिसाब से खाया होगा। कितने रुपये का वाई के हिसाब से खाया होगा? वाई रुपये के हिसाब से खाया होगा। तो 20 वाई, यानी 20 दिन खाया तो 20 वाई बराबर रुपये कितना देना पड़ा उसको? 1000। कितना रुपये देना पड़ा? 1000 रुपये उसे देना पड़ा है। अब अगला कहता है इसमें केस 2। केस 2 में क्या कहता है? केस 2 में कहता है कि जो बी विद्यार्थी है वह 26 दिन खाया है और 1180 रुपया दिया है। कितना दिन खाया? 26 दिन खाया है, 1180 रुपये दिया है। तो 100 रुपया तो यहाँ भी नियत है, लेकिन 26 दिन का उन्होंने वाई रुपये के हिसाब से दिया है और कुल मिला के 1180 रुपये दिया है। ये इक्वेशन 1 बनता है, यह इक्वेशन 2 बनता है। क्या बनता है? इक्वेशन 2 बनता है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दोनों को आप किसी भी विधि से, जो विधि आपको अच्छी लगती है उसी विधि का इस्तेमाल करके इसका आप हल कर सकते हैं। आपके पास 4 विधियाँ हैं। कितनी विधियाँ हैं? 4 विधियाँ। जिस विधि से मन करे आप इसका क्या करेंगे? हल करेंगे। हम एक ऐसे ही रैंडम बीजगणितीय विधि से, यानी उसी में से किसी एक विधि से कर देते हैं, बाकी सवाल आपको करना पड़ेगा। अब यह है समीकरण 1। ये क्या है? समीकरण 1। हम विलोपन विधि से करते हैं। अभी चलिए लिखते हैं विलोपन विधि से। विलोपन विधि से समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। समीकरण 2 क्या है? x प्लस 26y बराबर 1180, और 1 क्या है? x प्लस 20y बराबर 1000 बटा। अब यहाँ पर x चूँकि हमें घटाना है तो सबका साइन बदलेगा। x बराबर है, कट जाएगा, 26 में से 20 जाएगा 6y। 1080 में से 1000 जाएगा 180। अब ये 6y बराबर 180, इसलिए y बराबर 6 से ये कैंसिल, कितना होगा? 30 रुपये। यानी प्रतिदिन उसे खाने के लिए कितना रुपये देना पड़ रहा है? 30 रुपये देना पड़ रहा है ये y का। अब लिखेंगे, अच्छा विलोपन विधि से बनाए हैं, अब इसको भी चाहे तो हम क्या कर सकते हैं? इसको भी चाहे तो हम कटा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो इससे क्या करना है कि विलोपन विधि में अब इस विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों को मिला के अगर बनाइएगा आप तो इस y का मान आप किसी भी समीकरण रख के आप आराम से अब निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ हम करते हैं, देखिएगा ये 20 है, ये 26 है, तो इसमें हम 10 से गुना करते हैं, इसमें हम 13 से गुना करते हैं। किससे? इसमें 10 से और इसमें 13 से। तो लिखेंगे समीकरण
2 गुने 10। क्यों इसमें 10 से कर रहे हैं? क्योंकि ये 10 से करेंगे तो 260 हो जाएगा और ये 13 से करेंगे तो 260 हो जाएगा और दोनों बराबर हैं, घटाएंगे तो वाई कैंसिल हो जाएगा और एक समय प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? तो समीकरण 2 गुने 10 माइनस समीकरण 1 गुने 13। समीकरण 2 में 10 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? 10x हो जाएगा। समीकरण 2 में 10x प्लस 260y और इसमें गुना करेंगे तो 11,800 हो जाएगा। यहाँ गुना करते हैं समीकरण 1 में 13 से, 13x प्लस 260 बराबर 13,000 और इसे क्या करेंगे? घटा देंगे। अभी ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 10 में से 13 माइनस 3x और इसको घटाएंगे तो 18, ये आ जाएगा 1200। कितना आएगा? लेकिन माइनस में ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो x बराबर 400, x बराबर 400 यानी x बराबर ये 400 रुपया नियत है जो उसे देना ही पड़ेगा। तो नियत व्यय क्या आया हमें? नियत व्यय हमने x माना था 400 रुपये और प्रतिदिन भोजन, प्रतिदिन भोजन पर व्यय हमने क्या माना था? y कितना आया है? 30। अब देखिए y 30 आया है तो प्रतिदिन भोजन 20 दिन किया, प्रतिदिन के भोजन का 30 रुपया, क्या रुपया? 30 रुपया। तो 3 दूना 600 रुपया और 400 रुपया इसका नियत है। 6 4 1,000 रुपया। यहाँ पर 26 है, y है, रोज का भाड़ा कितना है? उसको 30 देना है। तो 26 दिया 6 3 18 2 3 6 3 18 2 3 6 78 78 780 रुपया और ये 400 रुपया जोड़ेंगे तो 1180 रुपया हमें प्राप्त होगा। कहाँ के 1100? ये 1180 रुपया प्राप्त होगा। क्लियर? तो इस तरीके से ये सवाल हो गया। अब इसके जो आगे के सवाल है उसको धड़ाधड़ हम कहते हैं क्या करना है? समीकरण लिखना है और समीकरणों का आप स्वयं हल करिएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 का 2 नंबर। कितना नंबर? क्वेश्चन 4 का 2 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के 2 में कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है। कितना जोड़ा जाता है? 8। वह भिन्न ज्ञात करिए। वह क्या ज्ञात करना है? उस भिन्न को ज्ञात करना है। देखिए तो हमने भिन्न में कोई भी भिन्न अंश और हर से मिलकर बनता है। तो हमने लिखना है माना कि अंश बराबर x और हर बराबर, अंश और हर हमने क्या मान लिया? y। तो इसलिए भिन्न हमें क्या मिलेगा विद्यार्थियों? x/y। यही भिन्न मिलेगा, अंश और हर। कह रहा है कि अब यहाँ लिखेंगे पहले प्रश्न से। क्या? प्रश्न से केस जो फर्स्ट है, स्थिति पहली दी गई है उसमें x/y तो है। कह रहा है इसमें क्या कि यदि उसके अंश में 1 जोड़ दिया गया, अंश ऊपर वाले को कहते हैं, इसमें 1 जोड़ दिया जाए तो वह 1/3 हो जाता है। क्या हो जाता है समीकरण? वो जो भिन्न हमें प्राप्त होता है वह 1/3 हो जाता है। तो इसका हम सॉल्यूशन कर देंगे। इधर 3x प्लस 3 बराबर y, इस y को उठा के इधर लाएंगे तो 3x माइनस y प्लस 3 बराबर 0। ये समीकरण 1 हो गया। अब केस 2 है। कैसा है केस? दूसरा है। दूसरा केस देखते हैं। दूसरे केस में कह रहा है यदि इसके हर में, मतलब ये 1/4 हो जाता है यदि इसके हर में 8 जोड़ा जाता है। 1/4 हो जाता है। हर क्या है? नीचे, यानी x/y प्लस 4। तब ये 1 क्या हो जाता है? 8 हो जाता है। क्या हो जाता है? 4 ही जोड़ना है ना, 8 जोड़ा जा रहा है। 8 यदि हर में कितने जोड़ा जाए? 8 जोड़ा जाए तो समीकरण 1/4 हो जाता है। ये उल्टा हमने लिख दिया, समीकरण 1/4 का। इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये 4x हो जाएगा और ये उठ के इधर जाएगा तो हमें मिलेगा क्या समीकरण? 4x माइनस y माइनस 8 बराबर 0। क्या मिलेगा? ये समीकरण मिलेगा। ये समीकरण दूसरा है। अब इस समीकरण को आप जिस विधि से हल कर लें, ये आपके पोटेंशियल पर निर्भर करता है कि आपने किस विधि से ज़्यादा पकड़ बना रखी है, आप उसी विधि से हल करेंगे। ये अब इसका तीसरा नंबर सवाल। किसका? 4 का तीसरा नंबर सवाल। 4 का तीसरा नंबर सवाल कह रहा है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए हैं। टेस्ट दिया है और 40 नंबर उसको मिला है। कहता है यदि उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिला है, जितना सही उत्तर किया है उस पर उसे 3 अंक मिला है और
प्रत्येक अशुद्ध उत्तर पर उसकी 1 अंक की कटौती हो गई है। फिर कहता है यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश को 50 अंक अर्जित होते। कितने अंक अर्जित होते? 50 अंक अर्जित होते। तो कह रहा है टेस्ट में कितने प्रश्न पूछे गए थे। तो टेस्ट में जितने प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों में उसने जितने सही किए और जितने गलत किए हैं वही हैं, क्योंकि उसने सारे के सारे प्रश्न बनाए हैं। ऐसा हम मान के चलेंगे कि उसने सारे के सारे प्रश्न बनाए हैं, क्योंकि कहा नहीं गया है क्वेश्चन में कि सवाल को छोड़ा भी गया, उसमें पूरे के पूरे सवाल बनाए गए। आइए तो हल क्या है इसका? माना कि सही प्रश्नों की संख्या x और गलत प्रश्नों की संख्या y, यानी उसने जितने सही किए हैं वो x प्रश्न है और गलत किए उतने y प्रश्न है। अब प्रश्न से, किससे? प्रश्न से केस फर्स्ट में क्या दिया गया है जरा देखिएगा। केस फर्स्ट में कह रहा है कि 40 अंक अर्जित किया है जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 4 अंक मिलता है और एक असिद्ध उत्तर पर 1 अंक काट लिया जाता है। तो प्रत्येक सही उत्तर पर 4 अंक यानी x प्रश्न है, अब प्रत्येक पर 4 है तो टोटल 4x नंबर उसको मिला होगा। और हर सबके लिए कटौती की जाती है, घटाव की जाती है 1, यानी y को गलत है तो 1y सीधा y लिख सकते हैं। तब उसे कितना अंक प्राप्त हुआ है? 40 अंक प्राप्त हुआ। ये क्वेश्चन 1 हो गया। अब आता है केस दूसरा। केस दूसरे में कह रहा है कि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, कितने अंक मिलते हैं? 4 अंक मिलते हैं और अशुद्ध पर 2 अंक की कटौती हो जाती। कितने अंक की कटौती हो जाती? 2 अंक की कटौती हो जाती। सही उत्तर पर कितने? 4 अंक। सही पर 4 अंक मिलते, ये 4 क्या दिया गया? 1 सेकंड रुकिएगा। प्रत्येक सही पर 3 अंक मिलते। अच्छा यहाँ 3 होगा, पहले केस में 3 अंक मिल रहा है और दूसरे केस में 4 मिल रहा है, ठीक है। और कटौती पर 1 नंबर, अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती है। दूसरा केस में कह रहा है प्रत्येक सही पर 4 अंक और सही क्वेश्चन नंबर x है तो 4x नंबर मिले और कटौती कितना होगा? 2 अंक होगा प्रत्येक गलत पर, तो 2y बराबर नंबर कितने मिलेंगे उसको? तो यश ने 50 अंक अर्जित करता, तब इस स्थिति में उसे कितनी मिलती? 50 अंक। ये 2 समीकरण आपके पास उपलब्ध है। इन दोनों समीकरणों का उपयोग करके आप क्या करेंगे? आप अपना एक x और y का मान निकाल लेंगे, यानी प्रश्नों का संख्या निकाल लेंगे। जब x और y निकल जाएगा तो अंत में कुल प्रश्नों की संख्या बताना है, तो इन दोनों का जोड़ देंगे, यानी x और y को जोड़ देंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आइए अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान a और b है। क्या है? a और b है। मानते हैं यह कोई राजमार्ग है। क्या कोई राजमार्ग है? इस पर कोई स्थान है जो इधर a है और इधर b है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है? इन दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 100 किलोमीटर है इन दोनों के बीच की दूरी। अब कहता है कि एक कार A से और दूसरी कार B से, एक कार है यहाँ पर जो क्या करता है? जो दोनों जो है यहाँ से चलना शुरू करता है, और एक कार यहाँ पर है, एक कार यहाँ पर है B के पास में, और ये दोनों चलना शुरू करता है, एक इधर और दूसरा यहीं से इधर, एक ही दिशा में, ठीक है। और कहता है कि 5 घंटे बाद ये जो है इसको पकड़ लेगा, ये जो है इसको पकड़ लेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार या प्रश्न से। तो आइए प्रश्न से यदि पूछता है तो क्या करेंगे हम? प्रश्नानुसार। तो चूंकि यह 100 किलोमीटर दूरी इस A के द्वारा 5 घंटे में तय की जाएगी। कितने घंटे में? 5 घंटे में तय करके पकड़ ली जाएगी। किसको पकड़ ली जाएगी? उसको, उस बंदे को जो ये आगे है। इस 100 किलोमीटर की दूरी कवर करना है इसको। तो 100 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में कवर किया है, तो इसका जो होगा इससे कितना ज़्यादा स्पीड होगा? तो जितना कवर किया है जितना समय में उतना ज़्यादा स्पीड होगा। लेकिन कैसे? जैसे कि पहले वाले का देखते हैं। यहाँ पर क्या है? x माइनस वाई, यानी जो पहला, अच्छा मानना है पहले मान लेते हैं। माना कि पहली कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो दूसरे कार की चाल कितना? y किलोमीटर प्रति घंटा।
अब प्रश्नानुसार चलेंगे, किसके अनुसार चलेंगे? प्रश्न से। क्लियर? प्रश्न से चलना है, यहाँ पर ए और बी है, ठीक है। अभी देखते हैं, तो पहले कार की चाल 1 से 2, तो पहले कार से दूसरे कार कितना ज़्यादा है? तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 100/5। कितना हो गया? 100/5। तो ये लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? इक्वेशन नंबर 1। अब इसी का ये केस पहला था, ये केस पहला था। अब आगे देखते हैं पुनः अगर देखते हैं इस चीज़ को, तो यहाँ पर जरा समझिएगा। अब क्या कह रहा है? इन दोनों के बीच का a से b तक के बीच की दूरी 100 है कि नहीं? तो वो कैसे होगा? तो x प्लस वाई, अगर ये दोनों अपोजिट दिशा में चलते, चला विजुअल करके देखिए, ये दोनों यदि अपोजिट दिशा में चलते और x के स्पीड से y के स्पीड से चलते, तो इसी अनुपात में चलते, अपने स्पीड के ही अनुपात में दोनों चलते, दूरी भी, चूँकि ये दूरी क्या है? इन दोनों के बीच का समय, ये जो समय इन ये दोनों लगाएंगे, दोनों के स्पीड अलग अलग है, दोनों के स्पीड अलग अलग है, तो दूरी भी ये दोनों इसी बीच अलग अलग तय करेंगे, लेकिन इसी के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो x प्लस वाई यानी दोनों की चाल को ही जोड़ेंगे, तो हमें ये 100 किलोमीटर मिल जाएगा यदि इसे जोड़ने पर, ठीक है। तो समीकरण हमें क्या मिला? 2 मिला। अब समीकरण और 1 और समीकरण 2 को आप किसी भी विधि से हल करके x और y का मान निकाल सकते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से आप 2, 3 और 4 इन सभी को आप बना लेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का जो 5वां नंबर सवाल है। कितना नंबर सवाल है? 5वां नंबर सवाल है। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है और अच्छा भी सवाल है। क्या कहता है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। फिर कहता है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, लंबाई भी बढ़ा दें और चौड़ाई भी बढ़ा दें, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ दी है, आयत की बीमाएँ बतानी है। क्या बतानी है? आयत की बीमाएँ बतानी है। तो आइए हम यहाँ पर बताते हैं आपको। मान लेते हैं यहाँ पर कोई आयत है। क्या है? यह कोई आयत है, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन है लेके चलना है हमें? क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां, इसका हम लोग हल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिएगा, अब जब कह रहा है तो ये इसकी लंबाई है, ये क्या है इसकी, और ये क्या है इसकी चौड़ाई है। क्लियर? आयत की लंबाई, आयत की जो बीमाएँ होती हैं, ये यही लंबाई और चौड़ाई इसकी बीमा होती है। अब देखिए, अब यहाँ लिखते हैं माना कि आयत की लंबाई बराबर x यूनिट और चौड़ाई बराबर y यूनिट। तो इसलिए आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? x गुने y होता है वर्ग यूनिट, यानी यूनिट स्क्वायर। क्या? यूनिट स्क्वायर, यही मिलेगा। अब देखिए, अब आयत का क्षेत्रफल हमें ये मिला। अब कहता है प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार देखेंगे क्या? केस फर्स्ट में क्या कह रहा है कि यदि लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। तो लंबाई x है, तो लंबाई को 5 इकाई कम करते हैं और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा देते हैं। जब ये स्थिति करेंगे तो जो क्षेत्रफल जो आया है, यानी जो XY जो क्षेत्रफल आया है, यह कितना कम हो जाएगा? 9 यूनिट कम हो जाएगा। यानी जो क्षेत्रफल हमें मिलेगा कितना कम हो जाएगा? अभी यूनिट अभी यहाँ नहीं लिखते हैं, अंत में लिख लेंगे। तो ये इतना कम हो जाएगा। समीकरण को हल कर देते हैं। x नहीं समझे, यह इसकी लंबाई है, यह इसकी y है, चौड़ाई है। तो लंबाई में से हमने 5 घटाया, चौड़ाई में 3 जोड़ा। और जैसे ही जोड़ेंगे तो जो इसका क्षेत्रफल होगा, तो इसका क्षेत्रफल XY होगा। XY में से 9 यूनिट कम हो जाएगा। क्या कर रहा है? कम हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर दिया है x माइनस 5, कितना दिया है? x से y में गुना करेंगे xy, x से 3 में गुना करेंगे 3x, -5 से -5y, -5 से 3 में -15। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? 15 बराबर xy -9। ये xy और इधर का xy क्या हो जाएगा? बराबर है, कैंसिल हो जाएगा। 3x -5y -9 इधर उठ के आ जाएगा।
तो 3x माइनस 5y माइनस 5 और इधर माइनस 9 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा -6 इज इक्वल टू 0। ये समीकरण 1 मिल गया। कौन सा समीकरण 1 मिल गया हमें? कौन सा समीकरण मिल गया? 1। अभी देखते हैं इसी का केस 2। किसी का इसका केस 2 में, केस 2 में कहता है कि यदि जो लंबाई है और चौड़ाई है दोनों में बढ़ रहा है, कितना कितना बढ़ रहा है? लंबाई में 3 और इकाई में 2 बढ़ा दी जाए, यानी x गुने x प्लस 3 गुने y प्लस 2। यदि ये बात करी जाती है तो इसके क्षेत्रफल में यानी एक्स वाई में 67 यूनिट बढ़ जाता है। कितना यूनिट? 67 वर्ग यूनिट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो इसको हम हल कर लेंगे, करेंगे तो ये एक्स वाई प्लस 2x, कितना 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर xy प्लस 67। ठीक है, अब ये एक्स वाई फिर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल करेंगे तो बचेगा यहाँ पर x में 2 से 2x, क्या बचेगा? 2x प्लस 3y। जब 67 इधर लेके आएंगे तो ये -61 बराबर 0 बचेगा। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 उपलब्ध हो गया। क्या इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2? हम चलिए ब्रज गुणन विधि से बनाते हैं। ब्रज गुणन विधि से x, a1 के जगह पर क्या है? समीकरण 1 में यहाँ देखिए एक ये इन तीनों से हम जरा हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी होगी। देखिएगा यहाँ पर है a1 b1 c1, a2 b2 c2। ठीक, चलिए a1 के जगह पर क्या? अब चूंकि x है तो ये वाला पोर्शन लेना नहीं, यहाँ से लेना है b से। तो b1 है -5 और b2 है 3, फिर c1 है कहाँ गया? -6 और c2 है -61। यहाँ पर फिर y लिखते हैं। y लिखेंगे तो कहाँ से शुरू करेंगे? अब ये लिख दिया हमने, अब फिर a पर आएंगे। कहाँ आएंगे? a पर। तो a में a1 कितना दिया गया है? 3, a2 कितना दिया गया है? 2, फिर 1। अब b1 जो ये वाला पोर्शन है यहाँ फिर लिख देंगे -5 3। अब हमारा क्या काम है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या काम है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चलिए अब यहाँ लिखते हैं x बटे 61 में इससे गुना करेंगे तो 6 25 305 होगा, प्लस में चूँकि माइनस माइनस प्लस 3 6 18 माइनस 18 बराबर यहाँ पर है y। क्या है? y बटे ये क्या है? ऐसे से गुना करेंगे 6 दूना 12, 61 तिहाई माइनस है तो -61 तिहाई 183। क्लियर? बराबर 3 तिहाई 9, 2 5 10। ये माइनस तो रहता ही है, यहाँ पे गुना करने पर माइनस आएगा, वो भी लिखना है। x बटा 305 और 18 जुटेगा तो कितना हो जाएगा जी? 323। कितना होगा? 323 बराबर ये y -12 ही प्लस 183 होगा तो 171 बराबर 10 है 9 तो क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे? x बटा 323 बराबर 1/19। एक बार ये करेंगे, y बटा 171 बराबर 1/19। एक बार ये करेंगे तो हमें यहाँ से x से जब इसको कटाइएगा तो 19 दूना 38, 17 मतलब जाएगा। x बराबर 17 आ जाएगा। 19 से ये 17 मतलब है। और यहाँ पर जब y करिएगा तो y बराबर 19 से ये कितना मतलब है? 9 मतलब है, तो 9 चला जाएगा। यानी x का मान 17, y का मान 9 आया। यानी बीमाएँ हमें क्या प्राप्त हुई? बीमाएँ क्या है? लंबाई। लंबाई हमने x माना था तो हमें x क्या प्राप्त हुआ? 17 यूनिट। और चौड़ाई हमने y माना था, चौड़ाई क्या प्राप्त हुआ हमें? 9 यूनिट। उम्मीद है आप इन्हें समझ गए होंगे। ठीक है, आप इस विधि को समझिए। आयत है, लंबाई और चौड़ाई हमें क्या प्राप्त करना था, कर लिया हमने। और इस तरीके से इस प्रोसेस से हमने बना लिया। उम्मीद है विद्यार्थियों कि पूरा का पूरा सेशन
आपने समझने में लगाया होगा। कोई चुटकुला वगैरह होता नहीं है क्लास में, तो थोड़ी सी बोरियत फील हो सकती है, लेकिन कंसंट्रेशन यहाँ करना है, सवालों को समझते चलना है। तो उम्मीद है ये सब चीज़ ठीक ठाक आपको लगा होगा। और यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप अपने यार दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि जिस प्रकार आप इसका लुत्फ उठा रहे हैं आप दूसरे तक भी पहुँचाइए, वो भी इसका लुत्फ उठाएंगे। अपने पढ़ाई को प्रॉपर बनाए रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का आदर करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में पूरे जोश और जुनून के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई बनाए रखिए और इन सेशंस को करते रहिए। यहाँ पर लिंक दिया गया होगा, उससे आप प्रॉपर देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।